हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद चाहती हूँ क्योंकि मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप ही की डिमांड पर मैं आपको आगे ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी जिसमें कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे CUET हो गया, PGT हो गया या UGC नेट एग्जाम जो होते हैं उनके लिए मैं वीडियो कंटिन्यूअस बनाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलायबिलिटी टेस्टिंग के पहले मेथड को जाना था जिसमें कि टेस्टिंग रीटेस्टिंग मेथड आता है। तो आप वीडियो को मैं आगे स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे का चीज़ें बता देती हूँ कि रिलायबिलिटी एक तरह की कंसिस्टेंसी होती है जिसमें हम किसी भी चीज़ को बार बार अगर करते हैं तो वो एक अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास के ही रिजल्ट्स होते हैं वही आते हैं, वही हमारी रिलायबिलिटी कहलाती है। और जब ये हम टेस्ट की भी बात करते हैं तो उसके जो स्कोर्स होते हैं उनका जो मीन आता है या उनके जो एसडी आते हैं, जो उनके वेरिएंसेस आते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एक टेस्ट अगर हम बार बार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अगर अप्रोक्सीमेटली सेम आता है तो हम कहते हैं कि एक टेस्ट विल बी रिलायबल। नहीं तो इस टेस्ट को रिलायबल मानने के लिए हमें इसके मेथड्स को भी यूज़ करना पड़ता है। जिसमें हम देखते हैं कि पहला आता है मेथड टेस्ट रीटेस्ट मेथड, दूसरा आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, फोर्थ वन इज बैलेंस फॉर्म मेथड एंड लास्ट वन इज स्कोर रिलायबिलिटी टेस्ट। पहले वाले मेथड की बात हम लोगों ने लास्ट वीडियो में की थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, जैसे कि नाम से ही पता है कि इसमें हम कोई भी एक टेस्ट लेंगे उसको कुछ टाइम ड्यूरेशन के जो भी है इंटरवल के बाद उसी टेस्ट को फिर से इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि इसमें जो भी टेस्ट होगा वो सेम ग्रुप पे होगा और आप देखेंगे सर टाइम का जो भी ड्यूरेशन है उसका फिक्सेशन कर दिया जाता है कि उसको फिक्स कर दिया जाता है, उस टाइम ड्यूरेशन को फिक्स कर दिया जाता है। अराउंड 14 डेज का ये टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें आप देखते हैं कि एक ही टेस्ट, चाहे वो IQ टेस्ट हो या इंटेलिजेंस टेस्ट हो या एप्टीट्यूड टेस्ट हो या रिलेशन का टेस्ट हो या कोई भी किसी तरह का भी कोई भी टेस्ट होता है साइकोलॉजिकली, तो हम उसमें देखते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट हो उसको भी हम देखते हैं कि अगर हम एक टाइम ड्यूरेशन पे एक ग्रुप पे कर रहे हैं तो उसके 14 डेज के बाद में उसी टेस्ट को फिर से इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसके जो स्कोर्स में चेंजेस आते हैं उनके बीच में कोरिलेशन को हम लोग चेकआउट कर देते हैं। और कोरिलेशन चेकआउट करने के बाद में हम देखते हैं कि उसके डिफरेंसेस को पता करते हैं कि अगर वो कोरिलेशन लगभग या अप्रोक्सीमेटली हम देखते हैं सेम आते तो कहते हैं टेस्ट इज रिलायबल फॉर द टेस्टिंग द पर्टिकुलर थिंग। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी मैथड। आज हम जिसकी बात करेंगे उसका क्या मेथड का नाम है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड, यानी कि आंतरिक संगतता विधि, जिसमें कि हम देख सकते हैं एज यूजुअल नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारा टेस्ट है उसमें जो हम आइटम्स ले रहे हैं, ठीक है, आइटम्स किसे कहते हैं किसी भी टेस्ट में जो भी हम, जैसे सपोज हम कोई टेस्ट की बात कर रहे हैं या पूरी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होते हैं, हम कुछ आइटम्स यानी कि स्टेटमेंट्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, आइटम्स कहते हैं, क्योंकि उन्हीं स्टेटमेंट्स के थ्रू हम देखते हैं कि किसी भी टेस्ट को मेजर या उसकी जो भी क्वालिटी है उसको हम चेक कर सकते हैं। सपोज एग्रेशन का है तो एग्रेशन से रिलेटेड कोई भी जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम उसमें रखेंगे और उसका एग्रेशन जो लेवल है उसको एनालिसिस करेंगे। टेस्ट कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अभी तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड की, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया कि इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी टेस्ट में जो भी आइटम होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं उसके बीच में इंटरनल कंसिस्टेंसी या आंतरिक संगतता कितनी है। अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी ज़्यादा होती है, हायर है, तो हम देख सकते हैं कि वो टेस्ट नियर बाय उसी पर्टिकुलर चीज़ को चेक कर रहा है। सपोज पर्सनालिटी से रिलेटेड हमें कोई किसी पर्सनालिटी को चेक करना है तो हम जनरली जानते हैं कि पर्सनालिटी की 3 टाइप्स होते हैं। हालांकि एक बहुत सारी अब चीज़ें आ चुकी हैं, बट एक ले पर्सन क्या समझता है कि एक होता है इंट्रोवर्ट और एक होता है एक्सट्रोवर्ट और
होता है, एक नाखून होता है एंग्री वर्ड, ठीक है। तो आप क्या है, ये तो एक ले पर्सन मानता है, बट पर्सनालिटी के जो भी हम देख सकते हैं ट्रेड्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है। तो पर्सनालिटी बहुत सारे फॉर्म में हम देख सकते हैं कि पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है। बट मेरा यहाँ पे इसको बताने का मतलब ये था कि पर्सनैलिटी का अगर कोई टेस्ट है तो इन्हीं 3 फैक्टर्स से रिलेटेड ना, इनसे भी रिलेटेड जितनी भी स्टेटमेंट्स बनेंगी कि वो शायर होता है, वो बहुत ज़्यादा बोलता है, वो मिलजुल के ऐसा व्यवहार करता है कि उसमें दोनों के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो उस तरह में कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जाएंगे, उसके बिहाफ पे जो भी उसका स्कोर वो गेन करेगा उसके बेसिस पे हम कहेंगे कि ही और शी इज इंट्रोवर्ट या एम्बिवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इसी तरीके के जो टेस्ट में स्टेटमेंट्स रखे जाते हैं उन्हीं की ये टेस्ट क्या करता है, इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक करता है। अब जब इंटरनल कंसिस्टेंसी को चेक कर रहा है तो इसमें हम देखते हैं कि टेस्ट के जो आइटम्स है यानी कि स्टेटमेंट्स है उसमें होमोजेनिटी होना जरूरी है, होमोजेनिटी होना जरूरी है। अगर टेस्ट में होमोजेनिटी नहीं हुई, तो होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है कि टेस्ट में जितने भी आइटम्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो इसी पर्सनैलिटी से रिलेटेड ही उसमें स्टेटमेंट्स कवर करेगा। अगर वो पर्सनैलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स में कवर नहीं करेगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस आइटम्स को रखता है, ठीक है। इसको डिटेल में मैं बाद में समझा दूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड की। तो टेस्ट में हम देखते हैं कि आइटम्स वो चेकआउट करते हैं, उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, जिसके बेसिस पे हम इंटरनल कंसिस्टेंसी के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये जो टेस्ट है वो रिलायबल है और वो एक पर्टिकुलर टेस्ट को चेक कर रहा है या पर्टिकुलर ट्रेड्स को चेक कर रहा है, ठीक है। तो आप इंटरनल कंसिस्टेंसी कैसे चेक की जाती है, किसी टेस्ट के स्टेटमेंट्स या आइटम्स हैं उसको हम कैसे चेक करते हैं, उसके भी 4 डिफरेंट मैथड्स हैं, ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर आउट करने के लिए हम देखते हैं 4 डिफरेंट मैथड्स को यूज करते हैं। पहला आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी टेस्ट या मेथड, रूल एंड क्लिनिकल फॉर्मूला, नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिजेक्शन फॉर्मूला एंड लास्ट वन इज कोएफिशिएंट अल्फा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी मेथड को हम हिंदी में जिम्मेदार विश्वसनीयता विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसके थ्रू जब हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेकआउट करते हैं तो हमें 100 में 99% तो हम ये देख सकते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी प्रूव हो जाती है कि हाँ उस टेस्ट की रिलायबिलिटी बिल्कुल सही है, यानी कि वो रिलायबल टेस्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसके थ्रू हम रिलायबिलिटी कैसे चेक करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की भी 2 मेथड्स है। तो पहला मेथड जो होता है कि वो ऑड इवन मेथड कहलाता है, ठीक है। ऑड इवन मेथड का मतलब ये होता है कि हम सपोज 40 स्टेटमेंट्स लिए किसी भी टेस्ट में, ठीक है, 40 स्टेटमेंट्स हमने लिए या हमारा जो भी आइटम्स हैं वो हमारे 40 है, ठीक है। तो और यदि इवन मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, इनको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और समझना उसमें नंबरिंग होती है स्टेटमेंट में 1 2 3 4 5 इस तरीके के कई नंबरिंग होती, मतलब कि 40 स्टेटमेंट है तो 40 आपके नंबरिंग होगी। अब हम ऑड एंड इवन मेथड के थ्रू करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले और जो भी नंबर होंगे, सो 1 3 5 7 9 11 इस तरीके की जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एक तरफ सेपरेट कर लेंगे और दूसरे जो भी इवन नंबर होंगी जैसे कि 2 4 5 2 4 6 8 10, तो इस तरह के 40 तक का हम देखेंगे उनको कवर करने इवन है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे 2 टेस्टिंग के लिए 2 हमें स्टेटमेंट्स के 2 डिस्ट्रीब्यूशन मिल गए। तो एक में हमारा ऑड नंबर के होंगे और एक में होगा हमारा इवन नंबर, ठीक है। अब क्या होता है, नंबर जो कि स्कोरिंग जिसमें की टेस्ट में की जाती है, तो अगर ऑड में फर्स्ट 3rd 5th 7th 9th में जिस भी
इंडिविजुअल ने उसमें जो भी स्कोरिंग की थी उसके मार्क्स हम यहाँ पे लिख लेंगे और इस इवेंट में जितनी भी स्कोरिंग उसने की होगी उसके मार्क्स हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, यानी हमने देखा कि ऑड इवन मेथड में हमने क्या किया था, 40 आइटम्स थे तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कि हमने देखा था ऑड नंबर पे जो भी आपके स्टेटमेंट्स थे उनकी स्कोरिंग अलग की थी और इवन नंबर के जो भी स्टेटमेंट्स थे उनकी स्कोरिंग अलग की थी, और फिर उसके बाद उनका कोरिलेशन पता करने और कोरिलेशन मिलने के बाद में हम देखते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उसका जो सेकेंड मैथड है स्प्लिट हाफ मैथड का, कि हम आइटम्स को कैसे डिवाइड करते हैं, तो वो है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड। तो उसमें हमने देखा था कि 40 आइटम्स थे और उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 40 आइटम्स से उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो सेम उसी तरह हम इस पर क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड, मतलब कि पहले के जो 20 होंगे उनको फर्स्ट हाफ पार्ट में रखेंगे और 21 से तो 40 आइटम्स होंगे उसको हम रखेंगे सेकेंड हाफ में। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिल गया, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन को चेक कर लेंगे और कोरिलेशन अगर हायर आता है तो हम देखते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्प्लिट हाफ जो मेथड है उसके लिए हमने देखा कि पहला तो ऑड इवन में देखा था और दूसरा हमने देखा था कि हम फर्स्ट हाफ में और सेकेंड हाफ में बांट रहे हैं। तो उसके लिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं से, तो सपोज हमको कोई एक टेस्ट है जिसको कि हमें 10 इंडिविजुअल्स पे किया हुआ है, उनका जो ऑड नंबर पे आइटम्स पे जो भी मार्क्स आए हैं वो ये रहे और जो इवन नंबर पे आए हैं वो ये रहे। इसी के एवरेज में हम देख सकते हैं कि अगर हम और इवन नंबर पे कर रहे हैं या फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में कर रहे हैं तो भी हम इसी तरीके से उसको डिवीजन कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऑड नंबर आइटम्स के मार्क्स है तो हम लिखेंगे फर्स्ट हाफ में जो भी मार्क्स आए वो यहाँ पे हम स्कोरिंग इसी करेंगे और जो सेकेंड हाफ में आएगी उसकी स्कोरिंग हम लोग यहाँ करेंगे। अब जो भी इसका कैलकुलेशन होगा यानी कि इनके बीच में जो कोरिलेशन है उसको हम कैसे चेक करेंगे या रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहली बात ये आती है कि इनका हम कोरिलेशन चेक कर लेते हैं, जो कि हम जानते हैं पियर्सन के फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इसमें कोरिलेशन चेक कर लेते हैं और उसका वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, पियर्सन का कोरिलेशन और वेरिएंसेस कैसे चेक करते हैं उसके लिए भी एक अलग से सेपरेट वीडियोस बनाती जाऊंगी। आज तो हम बात करते हैं जब ये सारी चीज़ें निकल आती है, सपोज इसका जो आर है यानी कि इसका जो कोरिलेशन है वो आया है इसका 0.73 या हम इसको 174 भी लिख सकते हैं। तो अब हमने ये टेस्ट का जो भी था और नंबर आइटम पे जो मार्क्स थे और इवन नंबर के जो मार्क्स थे उन दोनों ही टेस्ट की स्कोरिंग कर ली है और उसका कोरिलेशन हमने निकाल लिया है पियर्सन के कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मदद से। अब हम बात करते हैं इसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए कि इसको सपोर्ट करने के लिए तो हम इसके स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला को पुट करते हैं जो कि इस तरह है, RTP इक्वल टू 2 इंटू रिलायबिलिटी ऑफ फर्स्ट हाफ and divided by 1 plus reliability of second half. ठीक है, यानी कि इसको अगर हम स्मॉल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, RTP इक्वल टू 2R1 प्लस R। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला जिसके थ्रू हम रिलायबिलिटी टेस्ट करते हैं स्प्लिट हाफ मेथड के थ्रू। ठीक है, अब हमने जो भी अभी देखा था टेबल तो उसमें आपका आर यानी कि कोरिलेशन क्या निकला था, R इक्वल टू 0.74। अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, 2 इंटू 0.74 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.74 इक्वल टू 1.48 divided by 1.74.85।
ये जो 0.85 आया है वही हमारे पूरे टेस्ट की क्या मिल जाएगी, रिलायबल। और इसी के थ्रू हम रेजिस्टेंट कह सकते हैं जो टेस्ट है वो हमारा काफी रिलायबल है किसी भी टेस्ट को या किसी भी ट्रेड्स को मेजर आउट करने के लिए। तो ये था स्प्लिट हाफ मेथड, जिसके थ्रू हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है। स्प्लिट टेस्ट हाफ मेथड हमने देखा कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करके हम किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्लिट टेस्ट मेथड की मेरिट और डीमेरिट की। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो मेरिट्स में अगर हम बात करते हैं तो स्प्लिट हाफ टेस्ट जो मेथड है उसमें हम देखते हैं कि एक टेस्ट जो होता है उसको हम 2 टाइम्स में आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। यानी कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड की अगर हम बात करें तो टेस्ट रीटेस्ट मेथड में आपको एक ही टेस्ट सेम ग्रुप पर 2 बार इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। बट स्प्लिट टेस्ट हाफ में हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ना ही हमें टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है। इसमें हमें सिर्फ वाइस या एक ही बार में वन टाइम जो है उसी में हमें जो भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है या डेटा है वो हमें मिल जाता है, जिसके थ्रू हमारा टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट नहीं होता है, यानी कि उसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, ये हमारा वन टाइम हो गया, पहली मेरी मैरिट होगी। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग कम है, तो हम देखते हैं कि रिलायबिलिटी भी इसमें ईजिली एक ही बार में चेक हो जाती है कि हमें 2 बार का वेट नहीं करना पड़ता, यानी कि हमें 14 डेज का वेट नहीं करना है, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड में हमने देखा। सेकेंड रिलायबल इसमें मेरिट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ड्यूरेशन उसमें नहीं है, कोई इंटरवल नहीं है, कि इसमें जितने भी सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, जितने भी सिचुएशनल फैक्टर्स, अब सिचुएशनल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी टेस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उस टेस्ट के बारे में तो वो जान चुका है कि हमारा पर्सनैलिटी का टेस्ट हो रहा है या हमारे एग्रेशन लेवल का टेस्ट हो रहा है या कुछ और चीज़ें उसमें उसको याद रह जाती है। जब हम ह्यूमन बीइंग है तो हमको क्या होता है कि जब हम पहली बार कोई चीज़ टेस्ट देते हैं तो हमको एक अपने ओरिजिनल फॉर्म में दे रहे होते हैं, बट हम जब सेकेंड टाइम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ पार्ट्स हमें याद रह जाते हैं। और जब ये वो याद रह जाते हैं और हमें पता है कि हमें दोबारा भी उसी चीज़ पे टेस्ट देना है, तो हम उसमें अपनी स्किल्स को इनहांस कर लेते हैं या हम उन चीज़ों को छिपा ले जाते हैं। तो ये जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम टेस्ट रीटेस्ट मेथड में देख चुके थे कि ये सिचुएशनल फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि 14 डेज का इंटरवल है, तो उसमें क्या होगा, इंडिविजुअल अपनी स्किल्स को इन्हांस कर देता है। सपोज जॉब एनालिसिस पे कर रहे हैं या जॉब सेटिस्फेक्शन पे कर रहे हैं या किसी स्किल्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस पे टेस्ट कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उस टेस्ट को इम्प्लीमेंट एक बार करने के बाद वो उसके कुछ क्वेश्चन उसको याद रहे वो और उसमें उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी। जैसे कि आप लोग का कोई भी एग्जाम होता है ना, तो आप देखते हैं कि उस टेस्ट में जब पहली बार आप देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है, और टाइम टू टाइम जब आप देते जाते हैं तो आपका वो जो टेरर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और आपको एक फेमिलियर हो जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, स्प्लिट हाफ टेस्ट में हमें ये पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि हम इसके थ्रू हम इंडिविजुअल्स को स्किल होने नहीं देते और वो अपना ओरिजिनल जो फॉर्म होता है उसी को हम देख सकते हैं कि उसमें क्या भी चेंजेस हुई है, तो वो टेस्ट उस चीज़ को सही चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये हो उसके मेरिट्स। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है डिमेरिट्स की। तो इसमें क्या होता है, वंस यानी कि एक ही टाइम पे किया जाता है, तो इसमें रिसर्चर को बहुत ज़्यादा ही वेल ट्रेंड होना चाहिए, अदरवाइज जो भी इंफॉर्मेशन उसे गैदर करनी है वो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर पाएगा या कलेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि अगर वो टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसके ड्यूरेशन में उसे कोई प्रॉब्लम हो गई, या उसने कोई या टेस्ट इम्प्लीमेंट या किसी से अडॉप्ट करके उसने उस टेस्ट को इम्प्लीमेंट किया है, तो उसमें क्या होगा कि उस टेस्ट में सपोज बहुत सारे डेमोग्राफिकल भी हमारे
अब कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं, ठीक है, उनका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हम इस टेस्ट के थ्रू कर रहे हैं तो उन इंफॉर्मेशन को हम हो सकता है एक बार पे कलेक्ट ना कर पाए क्योंकि हम वेल ट्रेंड नहीं है, या हम देख सकते हैं उस टेस्ट में उन चीज़ों का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, या हम देख सकते हैं कि उसमें इंफॉर्मेशन के जैसा उस या उस पॉइंट का जो भी हमें लेना था, जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा है तो परफॉर्मेंस टेस्ट में हमने उसी परफॉर्मेंस को देखा जो उस टेस्ट में थी, ठीक है, उसके बियॉन्ड हम जाके नहीं देख पा रहे हैं, तो हम सही से प्रिडिक्शन तो नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है कि हम उन फैक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं जो कि और भी ज़्यादा उसमें कहीं ना कहीं कोरिलेटेड होती है, बट हम उनको देख नहीं पाते होते हैं क्योंकि हम लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हमारे पास में सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो उसी के बिहाफ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो यही हो जाता है। दूसरी चीज़ है और इसी पे ही हम एक बार कर रहे होते हैं तो एक ही बार में हमको जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है हम उसी इन्फॉर्मेशन को ले लेते हैं, दोबारा से हम इन्फॉर्मेशन को नहीं ले पाते, क्योंकि टेस्ट रीटेस्ट मेथड में आप देख सकते हैं कि पहली टेस्ट का जो परफॉर्मेंस था वो दूसरा था और सेकेंड टेस्ट जब इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसमें परफॉर्मेंस दूसरा, ठीक है, यानी कि इनहांस हो गया था, बट इसमें इनहांसेस नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी तरह की जो भी स्पीड टेस्ट होते हैं ना, जो भी हम एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट करते हैं, उसको हम मेजर आउट नहीं कर सकते कि स्प्लिट हाफ टेस्ट की मदद से हम किसी भी टेस्ट की स्पीड टेस्ट जो भी मेथड हम यूज होता है या एक्यूरेसी जो इसकी होती है, जैसे कि हम रेजली टेस्टिंग कर रहे हैं या हम एनालॉजिकल जो टेस्टिंग है लॉजिकल की कर रहे हैं, तो उनकी हम टेस्ट की रिलायबिलिटी चेक नहीं कर सकते। थर्ड वन इज कि हम इसके थ्रू, क्योंकि इसमें टेस्ट जो है जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि टेस्ट के जो स्टेटमेंट्स है या आइटम्स है उसमें अगर हेटेरोजेनिटी आती है, ठीक है, तब हम उस टेस्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इस स्प्लिट टेस्ट आपको के थ्रू हम रिलायबिलिटी को चेक नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हेटेरोजेनिटी आ गई, यानी कि अलग अलग डायमेंशंस में उस टेस्ट में सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो हम कैसे किसी भी टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक कर सकते हैं क्योंकि उसके पैरामीटर अलग होंगे ना। सपोज आप एक टेस्ट बना रहे हैं जिसमें आप साइकोलॉजिकल वेलबींग को रख रहे हैं, आप इंटरनेट यूज को रख रहे हैं, आप स्लीप को भी रख रहे हैं, आप सेल्फ स्टीम को भी रख रहे हैं, तो पैरामीटर तो अलग अलग है ना। तो उसमें क्या होगा कि आप क्या हेटेरोजेनिटी आ जाएगी, तो उसमें स्कोरिंग भी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। आप उसमें क्या होगा स्प्लिट हाफ टेस्ट की मदद से हम उस पर्टिकुलर एक चीज़ को हम रिजर आउट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हम अलग अलग इन सभी टेस्टों को यूज करें तब हम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हम देख सकते हैं कि उसका साइकोलॉजिकल वेलबींग कैसा है, उसका स्ट्रेस लेवल कैसा, उसकी स्लीप कैसी है, ये सारी चीज़ें भी बता सकते हैं। बट हम अलग अलग डायमेंशन में एक ही साथ रख के एक ही टेस्ट में उनको पुट करके उनकी रिलायबिलिटी अगर चेक करेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो स्प्लिट हाफ मेथड जो है वो हम उसमें यूज नहीं। नेक्स्ट अदर है कि अब जब टेस्ट कंस्ट्रक्शन का टाइम होता है तब क्या होता है कि जो भी टेस्ट कंस्ट्रक्टर होता है उससे कोई ना कोई चीज़ें छूट जाए अंदर, तो हम उन चीज़ों को अब इस टेस्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, यानी कि कंस्ट्रक्शन के फॉर्म पे कंस्ट्रक्शन के टाइम पीरियड में जो भी चीज़ें छूट गई हैं उसको हम दोबारा से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते और उसके थ्रू हमारे कुछ फैक्टर्स रह जाते हैं, कुछ डायमेंशंस रह जाती हैं, कुछ एस्पेक्ट्स रह जाते हैं जिसकी बिहार पे हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और फिर वो टेस्ट उस पर्टिकुलर ट्रिप्स को मेजर आउट नहीं कर पाता। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में हमने क्या देखा कि रिलायबिलिटी की टेस्टिंग के दो मेथड्स को कंपैरेटिवली पढ़ा। पहला था हमारा टेस्ट रीटेस्ट मेथड जिसमें कि हमने देखा था 14 डेज के ड्यूरेशन में हम टाइम हम उसका टेस्ट टाइम इम्प्लीमेंट करके उसके कोरिलेशन को चेक करते हैं और उसके रिलायबिलिटी को सिग्निफिकेंटली प्रूव करते हैं कि दिस टेस्ट इज सिग्निफिकेंटली रिलायबल फॉर मेजरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। पर दूसरा हमने देखा स्प्लिट हाफ मेथड कि इस पर हमने देखा कि एक ही टेस्ट को हम एक ही ग्रुप पे एक ही बार इम्प्लीमेंट करते हैं, बट हम उसको दो डिफरेंट टाइप में बांट कर
उसका कैलकुलेशन करते हैं। पहला होता है ऑड इवन आइटम्स में बांट देते हैं और दूसरा होता है फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मेथड। ऑड इवन मेथड में आप क्या करते हैं, जितने के स्टेटमेंट्स होते हैं आइटम्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऑड एंड इवन में डिवाइड करके उनका कोरिलेशन निकालते हैं और उसके बाद में स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूले के थ्रू हम टेस्ट की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं। और सेम इसी तरीके से फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ मेथड में भी हम ये देखते हैं कि हम दोनों ही पॉइंट पे उनकी रिलायबिलिटी को चेकआउट कर लेते हैं स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूले। उसके बाद में मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात की। मेरिट्स में हमने देखा था कि मेरिट्स इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही बार होता है तो हमें बार टाइम का कंज्यूमिंग नहीं होता। दूसरा ये हमने देखा था कि टेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि एक ही बार होता है तो डिफरेंट डायमेंशंस जो होती है तो इसमें सिचुएशनल फैक्टर्स का इफेक्टिव बढ़ता है जो कि नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। अब डिमेरिट्स की बात हमने की, इसमें की डेमोग्राफिकल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन जो कि टेस्ट बनाते समय रह जाती है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं और एक ही बार क्योंकि टेस्ट इम्प्लीमेंट होता है तो हम सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर पाते या हम उस चीज़ को चेकआउट नहीं कर पाते। स्पीड टेस्ट की बात आती है तो हम इसमें स्पीड टेस्ट जितने भी टेस्ट होते हैं उनकी रिलायबिलिटी को चेक नहीं कर सकते। लास्ट वन इज हेटेरोजेनिटी। अगर किसी भी टेस्ट के आइटम्स में है तो हम वहाँ पे स्प्लिट टेस्ट मेथड नहीं लगा सकते। ये वीडियो यही था। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के मेथड्स यानी कि जो हमारा स्प्लिट हाफ मेथड है उसी के जो 2 और मेथड्स बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे और उसके बाद में रिलायबिलिटी टेस्टिंग मेथड के जो 2 और बचे हुए हैं पैनल फॉर्म और स्टोर एंड रिलायबिलिटी उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।